Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. एक बार कंफर्म कर दीजिए स्टूडेंट्स, वॉइस और वीडियो दोनों ही फाइन है. उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वॉइस चेक 1 2 3, वॉइस चेक 1 2 3. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. ऑल ओके, वी कैन स्टार्ट द क्लास. चलिए जी, ऑडिबल एंड विजिबल, बहुत बढ़िया. तो ऑन दैट नोट आई होप कि आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय क्लास ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको अभिनव गोस्वामी सर ही पढ़ाएंगे. अभी उनको थोड़ी तबीयत खराब है, टाइफाइड है, तो जब तक वो ठीक होते हैं तब तक मैं आपकी क्लास लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे. अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास मिस की हो तो मेक श्योर एक बार उसको जरूर देख लेना, ताकि आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो क्लियर हो जाए. कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्लियर हो जाएगा. अब आते हैं आज की क्लास में. आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले जो कि आपने मुझे कल टॉपिक्स लिखवाए थे वही फटाफट से रिवाइज करेंगे. थोड़े से फास्ट पेस पे चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आप एक बार कवर अप कर चुके हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा था कि रिवाइज करवाइए, तो मैं वही आपको रिवाइज करा रहा हूं. आज हम इंट्रोडक्शन बेसिकली अपना कंप्लीट कर लेंगे. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम करेंगे द बैग ऑफ बोरोइंग्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बैग ऑफ बोरोइंग्स क्यों बोला जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमने कहां कहां से लिए हैं. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या ये क्वासी फेडरल है या फिर ये आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर है. तो ये सारा इंट्रोडक्शन आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे. आपको क्वेश्चंस पूछने की पूरी वो दी जाएगी, बट लेट मी कंप्लीट वन बाय वन. एक एक टॉपिक में जैसे जैसे कंप्लीट करूंगा आई विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस. ठीक है जी, डन. चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले सवाल समझते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे आएंगे. साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका मतलब है इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, विच मीन्स कि किस तरीके का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जिसमें सबसे पहले आंसर में आपका एक पॉइंट आता है, यह आपका वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. सो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपको शायद इसमें भी अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पे रिटन क्यों लिखा है, क्योंकि दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो रिटन फॉर्म में नहीं है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कोडिफाइड. जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो यूजुअली आपने ये देखा होगा. ओके, ब्राइटनेस कम है. वैष्णवी, अगर काम चल जाएगा तो कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं बिल्कुल चल पाएगा तो फिर मुझे टीम को बुलाना पड़ेगा, टेक्निकल टीम को. ब्राइटनेस का इशू है स्टूडेंट्स या काम चल जाएगा? चल जाएगा ना, ऑल राइट, ठीक है. अगर लगे बिल्कुल ही इशू है तो मैं बुला दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, चलो काम चल जाएगा, सभी कह रहे हैं बियरेबल है. ठीक है, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, अब कोई कमेंट्स में कुछ चीजें ना लिखें, लेट मी कंप्लीट माय पार्ट. उसके बाद मैं आपको अच्छा खासा टाइम दूंगा सवाल पूछने का. ठीक है, चलिए, अब कमेंट्स में कोई चीजें ना लिखें, मैं अभी के लिए नहीं देख रहा हूं कमेंट्स. ठीक है, तो पहला जो आपका एसेंशियल है, पहला जो आपका एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोडिफाइड. सर ये कोडिफाइड क्या होता है? जैसे कि आप कुछ लॉस पढ़ते हो, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स लिए, आपको इनमें बेयर एक्ट मिलता होगा. तो वो जो बेयर एक्ट का मतलब है दैट इज कोडिफाइड. अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेता हूं जो कि आपके लॉज हैं लेकिन कोडिफाइड नहीं है, जैसे कि टॉर्ट, ठीक है जी, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज. अब ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं, लेकिन ये कोडिफाइड नहीं है. इसमें एक और एग्जांपल आप ऐड ऑन कर सकते हो, मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ का सिर्फ आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट जो है या शरीयत एक्ट है वो आपका कोडिफाइड है. लेकिन हम बात करें कॉन्सेप्ट्स लाइक निकाह, कॉन्सेप्ट्स लाइक डार, कॉन्सेप्ट लाइक इद्दत एंड सो ऑन, गार्जियनशिप, तो ये सारा कोडिफाइड नहीं है. हिंदू लॉ
मोस्टली कोडिफाइड है इन मेजरली कोडिफाइड है इन कंपैरिजन टू मुस्लिम लॉ। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया आपको कोडिफाइड अनकोडिफाइड के। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आते हैं लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो आंसर इज यस, ये लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब जितने आर्टिकल्स आपके 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स यूजुअली आपको किसी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा जो कि जूरिस्प्रूडेंस में आती है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर एक बात बताइए, अगर लॉ कोडिफाइड है तब भी हम उसको पढ़ रहे हैं, अगर लॉ कोडिफाइड नहीं है तब भी हम उसको पढ़ रहे हैं, तो कोडिफिकेशन से फर्क क्या पड़ता है? कोडिफिकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है, लॉ ये कहता है कि आपको जजेस को मिनिमम टू मिनिमम डिस्क्रिशन देनी है। जूरिस्ट का मानना यह है कि जितनी कम आप डिस्क्रिशन दोगे जजेस को, आपका लॉ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया ट्रिपल तलाक को, लेकिन जब उस टाइम पे आपने माहौल देखा होगा न्यूज चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, डिबेट्स में, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे, हर जगह डिबेट चल रही थी। वो डिबेट चल क्यों रही थी? क्योंकि लॉ कोडिफाइड नहीं था। और क्योंकि लॉ कोडिफाइड नहीं था तो आप किसकी तरफ जाते हो? आप एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हो, और फिर वहां पे एक्सपर्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जिसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी अभी आपकी जो है नवरात्रे गए हैं, तो जैसे कुछ लोगों ने अष्टमी को सेलिब्रेट किया, कुछ लोगों ने नवमी को सेलिब्रेट किया। अगेन सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, लेकिन क्या इसमें कोई सही या गलत है? आंसर इज नो। भाई जिसकी श्रद्धा हो वो अष्टमी को बना ले, जिसकी श्रद्धा हो वो नवमी को बना ले। विच मीन्स कि एक मोहल्ले में ही आपके पंडित जी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लॉ कोडिफाइड होगा तो क्या आपके लिए, मेरे लिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज एन एजुकेटर ऑफ लॉ, एज एन एडवोकेट ऑफ लॉ, एज अ जज जो कि लॉ में काम कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए चीजें इजी हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? कि भाई एज पर टू सो एंड सो सेक्शंस थिंग्स आर दिस, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब अगर हमें कोई कह दे कि भाई अगर मान लीजिए ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और कल को कोई ये कह दे भाई इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है ही नहीं, कहां लिखा हुआ है? तो लेकिन आप फिर दिखा सकते हो, यस आपके प्रीएम्बल में सीधा सीधा लिखा हुआ है। या कोई भी पॉइंट अगर प्रूव करना हो तो वो रिटन डॉक्यूमेंट से क्या इजीली प्रूव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और रिटन है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ ये जरूर है, एज एन एडवोकेट्स, एज अ लॉ स्टूडेंट्स, हम तो इंटरप्रिटेशन भी दो निकाल लेते हैं। तो सोचो अगर रिटन नहीं होगा तो कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, जैसे ही मैं ये फीचर कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद आई विल ओपन फॉर द क्वेश्चंस। तो एक बार बस आराम से बैठ के सुनते जाइए, कोई भी सवाल दिमाग में आए तो लिख लीजिएगा, ठीक है? ये क्या आ रहा है? विनीत, आई थिंक ये आपके एंड से इशू है, हमारे एंड से वीडियो स्टक नहीं हो रही है। मेरे एंड से वीडियो स्टक होगी तो सभी को स्टक जाएगी, ठीक है? तो आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन या रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? अब आते हैं जी सेकेंड पॉइंट पे, framed by people of India through कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इस तरीके से शॉर्ट में मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया किसने है? एंड द आंसर इज पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर एक सवाल आएगा, तो सर इसका मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था? आंसर इज नो। ये पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है, लेकिन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ड्राफ्ट किया। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज थी। इसको होमवर्क लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट जो बोलने जा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेशन में जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं, वो सारी की सारी यूजुअली पीटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, चेयरमैन कौन था, टेम्परेरी चेयरमैन कौन था, आइडिया किसने दिया, पहली मीटिंग कब हुई, एंड सो ऑन। उन्होंने और क्या क्या काम किए, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, एंड सो ऑन। तो वो सारे के सारे आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि नेट पर अवेलेबल भी है, ठीक है जी? अब यहां पर सुनिएगा, फ्रेम्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर मुझे इस पॉइंट का
आपको सोर्स बताना हो, सर कहां पर लिखा हुआ है पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया, तो आपको मैं प्रीएम्बल पर लेकर जाना चाहूंगा एक बार। और जब आप प्रीएम्बल पर आएंगे तो यू विल अप्रिशिएट दिस कि हाँ, जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो जो उसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पैरा है, उसमें ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि सर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, जो कि आपका अगेन तीसरा फीचर है। तो सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसको किसने बनाया है? द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने किसके थ्रू बनाया है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड एसेंशियल पे आते हैं। यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब सर इसका क्या मतलब है? यूनिक का मतलब होता है लाखों में एक, मतलब कुछ अलग, ठीक है, जो कि कॉमन नहीं है। यूनिक ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिक्सचर है, एक यूनिक मिक्सचर है आपके फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर कोई चेंजेस लेकर आने हो तो क्या इम्पॉसिबल है? तो आंसर है कि सर चेंजेस लाए जा सकते हैं। फिर दूसरी तरफ आता है कि क्या चेंजेस लाने बहुत इजी हैं? तो आंसर इज नो। इसमें आपका एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368, जो कि बात करता है कि सर अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इस सवाल को समझने से पहले एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, सर अमेंडमेंट जरूरी क्यों है? अमेंडमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि सोसाइटी चेंज होती है, और क्योंकि सोसाइटी चेंज होती है तो लॉ भी चेंज करने पड़ेंगे। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा, क्रिमिनल लॉ में 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई, 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई। अगर मैं सिविल का एग्जांपल लूं तो आपके सीपीसी में 2002 अमेंडमेंट आई, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अमेंडमेंट्स तो आएंगी। अब आपके क्रिमिनल लॉस तो चेंज ही हो गए हैं, पूरे चेंज ही हो गए हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट की लॉ तो चेंज होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये भी लॉ है। तो सर ये पॉइंट हमें बताता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत इजी है? क्या ये बहुत फ्लेक्सिबल है? क्या चुटकी बजाते ही बदल जाएगा? नहीं, ये इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि इजीली चेंज हो जाए, और इतना रिजिड भी नहीं है कि इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। तो इस पॉइंट में आप बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल 368 की। हम ये देखेंगे कि अमेंडमेंट हो क्या रहा है। यहीं पर एक और पॉइंट भी आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पार्टी है जो कि एज पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन आई है, वो पावर में आ गई। अब उनके पावर में आने के बाद उनके सोच विचार कुछ अलग हो सकते हैं, जो कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैच ना होते हो। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है? आंसर इज नो। आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर सवाल आया, सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या इसमें कोई लिस्ट है? तो ध्यान से सुनिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स तो हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई एग्जॉस्टिव कंप्लीट लिस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो इस वजह से कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट तो लेकर आओ, लेकिन आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। इसका एक मैं लेमन एग्जांपल देता हूं, फिर एक लीगल एग्जांपल आपको दूंगा। पहले लेमन एग्जांपल सुनो। मान लीजिए मैं मकान मालिक हूं, मैंने आपको अपना घर किराए पे दे दिया। अब आपको टीवी लगाना है दीवार पे। क्या आप मुझसे पूछोगे टीवी लगाने से पहले? आंसर इज नो। आपको कोई दीवार पे पेंटिंग लगानी है, क्या आप मुझसे पूछोगे? आंसर इज नो। भाई ये तो आप लगाओगे, रहोगे तो ये चीजें तो आप लगाओगे ही घर में, तो थोड़ा बहुत ठोका पीटी होगी। लेकिन आप एज अ किराएदार, आपको लगे कि ये जो 2 रूम है, मैं बीच वाली दीवार गिरा देता हूं और मैं फिर मेरा घर का साइज मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्या वो आप बिना पूछे मुझसे कर सकते हो? तो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि आप उस घर का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिला सकते। मैं मकान मालिक हूं। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो आपको गवर्नमेंट आई है ना, वो टेम्परेरी आई है, और आप एज अ किराएदार यहां पे काम करोगे। अब आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वो फीचर जो कि सबसे बेसिक्स है इसके, जैसे कि सेक्युलर कैरेक्टर, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि राइट टू लाइफ, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कह सकते भैया सबसे सुप्रीम अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट या प्रेसिडेंट की पोस्ट या सो एंड सो की पोस्ट हो जाएगी। तो आप उस तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज द योर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल। अब आते हैं जी फोर्थ एसेंशियल पे। फोर्थ एसेंशियल है डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस।
चलो इस पे तो एक स्टोरी भी है, वो भी आपको सुनाऊंगा। डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस स्टोरीज सोर्सेज, ये क्या मतलब है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब लिखा गया तो इसको हम, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, बैग ऑफ बोरिंग्स भी बोलते हैं। बैग ऑफ बोरिंग्स का मतलब हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी बैठ गई और हमने क्या किया, ऑलमोस्ट 60 प्लस देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया, और जिसके देश में जो प्रोविजन हमें ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोविजन है और हमारी कंट्री में भी अडॉप्ट हो जाएगा, वो हमने वहां से उठा लिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे पूछते हैं, सर ये तो कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे हम स्कूल या कॉलेज में कोई असाइनमेंट्स बनाते थे और हम गूगल से कट कॉपी पेस्ट कर लेते थे? तो ये तो कट कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी को हम क्यों इतना कहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन रहा, ये तो कट कॉपी पेस्ट था। एक देखने का नजरिया ये हो सकता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अब मैं इसके रीजंस देता हूं क्यों नहीं होना चाहिए भाई ये ऐसा। उन्होंने भी तो यही किया? नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। कट कॉपी पेस्ट में और रेफर करने में फर्क होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। कट कॉपी पेस्ट का मतलब होता है आपने वहां से प्रोविजन लिया और यहां पर पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। रेफर का मतलब होता है कि आपने उसकी पूरी स्टडी की, आपने उनमें से कुछ प्रोविजंस को निकाला, फिर उन प्रोविजंस को इंडिया के अकॉर्डिंग, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्या हमारे देश में ये एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उसमें सजेस्टेड चेंजेस करके हमने उसको लिया। तो बैग ऑफ बोरिंग्स का ये मतलब नहीं है कि हमने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसे कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया। अभी इस टॉपिक में मैं आपको जो है नेक्स्ट उसमें भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, तो उसमें हम डिटेल में करेंगे किस किस कंट्री से हमने कौन कौन से टॉपिक लिए। यहां पर एक चीज और, जब आप कहते हो बैग ऑफ बोरिंग्स, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जो हमने कंट्री से तो लिए लेकिन कंप्लीटली नहीं लिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑलरेडी नो, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेजर पार्ट कहां से लिया गया था? ये आपका पीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, लेकिन उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो कहां से लिया गया था? कम ऑन, आई कैन एक्सपेक्ट। एक्ट का नाम बताइए जी पूरा। एक्ट 1935 से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम चाहिए। हाँ, ये अमन श्रीवास्तव जी सबसे पहले इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, सबसे पहले इन्होंने आंसर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मैंने पता है ये पॉइंट क्यों निकाला, आप में से पता नहीं कितनों ने देखा या नहीं देखा। अगर आपने डीजीएस जो अभी हुआ है मेंस एग्जामिनेशन अगर किसी ने देखा होगा, तो उसके एग्जाम में शॉर्ट नोट आया हुआ है कि आप शॉर्ट नोट लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे। तो इसमें जबकि मतलब ज्यादातर यही लाइन पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस वो मैं आपको बैग ऑफ बोरिंग्स में ही बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स। तो वो हमने मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट से लिया है, ठीक है। और ये आपके अभी डीजीएस में भी आया हुआ था, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। सुप्रीम मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी लॉ, कोई भी पोजीशन इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपका लेजिस्लेशन हो, ठीक है जी। सो आई थिंक 5 पॉइंट्स वी आर डन। अब आते हैं सबसे मेजर फीचर पे। अब सुनिएगा जी इसका लास्ट पॉइंट। सर, 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पर शायद मेरे पास स्लाइड भी है तो वो भी दिखाता हूं आपको, देखिएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है यूनिटरी स्ट्रक्चर, दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ही अथॉरिटी है और सारी की सारी पावर उसके पास है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि 2 अथॉरिटीज हैं और डिवाइडेड है। एक का मतलब है यहां पे यूनिटरी से मतलब है यूनियन से, मतलब सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। और फेडरल का मतलब है कि यूनियन के पास भी पावर्स हैं
और आपकी स्टेट्स के पास भी पावर है, जैसे कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट का अपना रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रोल है। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब ये भी ना अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किस चीज का। अभी अभी जो मैंने आपको अगर कोई बोले कि ये तो कट कॉपी पेस्ट है, तो आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज में या तो फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ कंट्रीज में यूनिटरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे ऑल पावर लाइज इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो वहां पे यूनिटरी सिस्टम है। कुछ कंट्रीज में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो अब हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। अब हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि इसका यूनिटरी स्ट्रक्चर है। वो कौन कौन से फीचर्स हैं? पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और टू चेंज बाउंड्रीज, न्यू स्टेट्स और चेंज बाउंड्रीज। एग्जांपल ही ले लेते हैं कुछ। आपकी लेटेस्ट स्टेट कौन सी बनी है देश में? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद तो कोई भी स्टेट नहीं बनी है। उससे पहले जाओगे तो आपको शायद एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर देश में कौन सी स्टेट बननी है, ये कौन डिसाइड करता है? तो जब आप यूनियन एंड टेरिटरीज पार्ट 1 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पावर किसके पास है, ये पावर यूनियन के पास है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो मतलब ये फीचर जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया का सिस्टम क्या है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ये अपने आप में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यू नो, इट इज लाइक कि आपके घर में जो हेड होगा वो मेरा बंदा होगा। अगर मैं लेमन एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद लीगल एग्जांपल लूंगा। आपके घर में रात को क्या सब्जी बनेगी, क्या सब्जी नहीं बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आपके फैमिली मेंबर्स। और फैमिली मेंबर्स में भी बात करें तो हेड ऑफ द फैमिली, जो कि यूजुअली द मदर, ठीक है, क्योंकि किचन का सारा कुछ मदर ही हेल्ड करती है। तो क्या खाना बनेगा वो तो मदर डिसाइड करेगी। लेकिन मैं ये कहूं कि नहीं नहीं, आपके घर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मैं भी एक बंदा बिठा रहा हूं। अब इसी को लीगल उसमें देखते हैं। एक स्टेट में, एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव चीफ कौन होता है? पीटी में बहुत बार पूछते हैं, एग्जीक्यूटिव चीफ कौन होता है एक स्टेट का? एंड द आंसर इज गवर्नर। और एग्जीक्यूटिव चीफ आपके कंट्री का कौन होता है? दैट इज द प्रेसिडेंट। तो अब ये जो गवर्नर है ये तो स्टेट का है, लेकिन इसे अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये फीचर भी बता रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पर आ जाओ, इमरजेंसी प्रोविजंस, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 तरह की आपकी इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। तो अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, या वो आपकी स्टेट इमरजेंसी हो, तो उन केसेस में सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट। तो फिर दोबारा से क्या आ गया? यूनिटरी स्ट्रक्चर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। आपकी 3 तरह की लिस्ट हैं, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन में यूनियन लॉज बनाती है, स्टेट में स्टेट बनाती है, और कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं। लेकिन स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है आपके लॉज का। जैसे आपने कभी सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस पढ़ा हो तो आप उसमें देखोगे कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स भी देखने को मिलती हैं आपको। तो स्टेट भी लॉज बना सकता है और पार्लियामेंट तो इसमें लॉ बना ही सकता है, अमेंडमेंट लेकर आ ही सकता है। ठीक है जी। रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर मतलब अगर हमारे सामने कोई एक ऐसा इशू आ जाए जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उस पे कौन बनाएगा? उस पे भी आपकी जो है पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। तो मतलब इन सभी एग्जांपल्स को पढ़ के हम कन्विंस हो जाते हैं कि भाई हमारा स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। क्या हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के हैं? देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसका मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि ये फीचर बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। इम्पार्शियल जुडिशरी। क्या हमें यह देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी नोक झोंक भी किसी ना किसी इशू पे हो जाती है तो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया है तो क्या वो पार्शली
सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फेवर करेंगे कि नहीं नहीं ये पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिगर थिंग? द आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो आपको इम्पार्शियल जुडिशरी मिलती है। मतलब अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हो गया है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो जुडिशरी है उस केस को इम्पार्शियल तरीके से देखेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट देगी। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो क्या आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है? क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर देखने को मिलती है? क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर्स देखने को मिलती हैं? बिल्कुल। हमने इस तरीके से पावर डिवाइड की है कि दोनों एक दूसरे के को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में। आगे सुनो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि ये इन सब का हमारे पास रिटन एविडेंस भी है, ये रिटन चीजें लिखी हुई हैं। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो कि अगर आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तब भी आप बिना स्टेट गवर्नमेंट के उन चेंजेस को लेकर ही नहीं आ सकते। तो ये सारे फीचर्स पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है? स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। और यहीं पर समझ में आता है कि सर तो फिर हमारा स्ट्रक्चर है क्या? कंक्लूजन ये निकलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब, पहले तो इस टर्म को समझते हैं, क्वासी को। मतलब अगर मुझे ये कहना होता कि फेडरल है, तो फेडरल भी नहीं है, क्वासी फेडरल है। क्वासी से शायद किसी को याद आया होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, कौन से सेक्शन से है? सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 तक आप जब पढ़ते हो तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, राइट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्रैक्ट इज दोनों ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज बनाते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ बनाता है, और ये देखने में रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह। उसी तरीके से वही मीनिंग यहां पर भी अप्लाई होगा कि सर ये फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। देखने में लग रहा है कि फेडरल है, मतलब ना तो कंप्लीटली यूनिटरी है ना ही फेडरल है, जिसको हम कहते हैं ना बीच का रास्ता अपना लिया, दैट इज क्वासी फेडरल। इसी स्टेटमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फीचर्स ऑफ बोथ, मैंने आपको अभी अभी बता दिए हैं। ना तो ये कंप्लीटली यूनिटरी है, ना ही ये कंप्लीटली फेडरल है। यहां पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स रखी हैं, ये आपके पीवाईक्यू एग्जाम्स में से ही आई हुई हैं, जैसे कि केसी वेयर की, सर आइवर जेनिंग्स की, अलेक्जेंडर एंड डीडी बासु की और ऑस्टिन की। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के इन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं देखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल, सबसे ज्यादा स्टेटमेंट आपकी यही चलती है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब इन्होंने यहाँ पे फेडरेशन भी बोल दिया और फिर उसके बाद बोल दिया स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो मतलब वही दोनों फीचर्स हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरेशन सुई जनरस, ये पीटी में बहुत बार पूछते हैं आपसे। कोऑपरेटिव फेडरल, तो इन्होंने यहाँ पे क्वासी फेडरल टर्म दी, ऑस्टिन ने ये कह दिया कोऑपरेटिव फेडरल। अब ये वही वाली बात है, आपके डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट अपनी, वो कहते हैं ना, वो स्कूल में हिंदी पढ़ते थे, कवि क्या कहना चाहता है, तो कविता तो एक है, विच इज इन अवर केस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने उसको पढ़ के क्या चीज निकाली और उनको कौन सा वर्ड हिट किया, वो ये है। जैसे कई बार मैं भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं सर इसको ये कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ताकि वो उस कॉन्सेप्ट से उसको याद कर लें। तो आपको क्या दिखा, उसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट को ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखी। इसमें कुछ केस लॉज भी कर लेते हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल, ठीक है। उसके बाद कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, बल्कि मेरे पास ही हैं 7-8 केसेस तो, लेकिन मैंने इसमें से 2 निकाले हैं, बल्कि और भी मैं आपको बता देता हूँ, और भी लिखवाई दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। यहाँ पे एक स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है, मतलब ये फेडरेशन नहीं है, इसका एम्फीबियन कैरेक्टर है। एम्फीबियन कैरेक्टर होता है, उसको कहते हैं जिसके अंदर 2 फीचर्स हों, ठीक है। जैसे आपने एम्फीबियन एनिमल्स पढ़े होंगे, एम्फीबियन एनिमल्स उन्हीं को बोलते हैं ना जो पानी पे और जमीन पे दोनों रह सकते हैं। एक बार कंफर्म कीजिएगा,
उसी को बोलते हैं ना एम्फीबियन एनिमल्स। तो एम्फीबियन कैरेक्टर मतलब जिसके अंदर दो फीचर्स हैं, और यहाँ पे वो दो फीचर्स कौन से हैं? हाँ, फ्रॉग का एग्जांपल उसमें आ सकता है। फ्रॉग जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। टॉर्टाइस का भी एग्जांपल आ जाएगा, है ना। ठीक है, डन। इसमें मैं अब आपको कुछ फैक्चुअल चीजें और बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड में। उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें समझने का कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे कि एक लिखिएगा राजा मन्नार कमेटी। अब ये फैक्ट्स हैं। मन्नार कमेटी, ये कमेटी बनी थी कब? 1969 में। और इन्होंने क्या कहा जी? लिख लीजिए एक बार, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। राजा मन्नार कमेटी का क्या कहना था इस मुद्दे पे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है? Raja Mannar Committee concluded that Indian Constitution as concluded that दो लाइन ही है सिर्फ, concluded that Indian Constitution as Indian Constitution as federal. Raja Mannar Committee concluded that Indian Constitution as federal, but अब जैसे ही बट आ गया मतलब बात पूरी नहीं हुई इनकी। but certain features have unitary trend. तो मतलब जो हमने कमेटी बनाई कि भाई तुम पता करो कि क्या है फाइनल, इन्होंने भी कहा जी दोनों ही फीचर्स हैं। एक और इसमें मैक्सिम कई बार पीटी में पूछते हैं, उसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। कुलदीप नैयर में ही ये स्टेटमेंट बोली गई थी। कुलदीप नैयर वाले ही केस में एक मैक्सिम यूज किया गया था, रेस INTEGRA। ठीक है जी। अब इस मैक्सिम का मतलब होता है एन एंटायर थिंग। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे इस सवाल का जवाब। अगर आपने सही दिया तो समझ में आ गया, बहुत इजी सवाल पूछ रहा हूं। रेस इंटीग्रा, इसका मतलब होता है एंटायर थिंग। अब आप मुझे बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ यूनिटरी एंटायर थिंग है या नहीं है? क्या इसमें दो फीचर्स हैं या ये एक ही फीचर की एंटायर थिंग है? हाँ जी, आंसर इज नो, ये एंटायर थिंग नहीं है। ठीक है जी, इसमें दोनों फीचर्स इनके पास है, तो इट इज नॉट रेस इंटीग्रा। ठीक है जी। और ये किस में बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर के केस में ही बोला था। एम्फीबियन कैरेक्टर है, इसके दोनों फीचर्स हैं। ठीक है, केसेस दो के अलावा और भी दे दूं, और लिखने चाहते हो तो लिख लो। सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1981 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आई थिंक इतना तो काफी है इस पे। अब इस टॉपिक से बताइए जी, जिसको कुछ भी लगता है इशू है। अगर ऑल क्लियर है फटाफट से ऑल क्लियर, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, कोमल कह रही है ऑलरेडी, तो बहुत बढ़िया है। बस फिर इतना ही काफी है। फटाफट से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, नहीं तो ऑल क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए 15-16 पे एक उसके साथ ही आएंगे। किसका क्वेश्चन था ये? मैं एक सेकंड, आपका क्वेश्चन पढ़ा, नाम ऊपर चले गया। आयुष 15-16 पर भी आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है,
चलिए जी, ऑल क्लियर आ रहा है, किसी का सवाल नहीं है, तो इसका मतलब हर कोई ध्यान से सुन वो वैसे ही आई थिंक ये तो दूसरी बार हो। रेजिड्यूरी का मतलब होता है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल दूं रेजिड्यूरी में। प्रियंका, अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा ना, तो आपने एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11, जिसकी इलस्ट्रेशन है प्ली ऑफ एलाबाई, याद आया किसी को? वो भी रेजिड्यूरी प्रोविजन है, मतलब कहीं और रेलिवेंट नहीं होगा तो सेक्शन 11 में हो जाएगा। उसी तरीके से ये रेजिड्यूरी पावर के बारे में बात करता है। अब देखो, इसमें मैं यूजुअली एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की और मेरे 10 स्टूडेंट्स आ गए और मैंने 10 में एक एक काम बांट दिया, ठीक है। अब बर्थडे पार्टी में तो और भी बहुत काम हो सकते हैं, मैंने तो 10 लोगों को एक एक ही काम दिया। तो एक समझदार स्टूडेंट ने कहा, सर अगर कोई ऐसा काम आ जाए जो आपने हमें किसी में नहीं बांटा है, ठीक है, और वो करना पड़ जाए तो वो कौन करेगा? फिर मैंने कहा कि मिस्टर ए जो मेरा स्टूडेंट है, इसके पास रेजिड्यूरी पावर है, अगर इन 10 के अलावा भी कोई और काम आ जाता है तो वो ये करेगा, ठीक है। तो रेजिड्यूरी का मतलब होता है, अब लीगल एग्जांपल सुन लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने 3 लिस्ट बना दी है कि भाई इस मुद्दे पर ये लॉ बनाएंगे, इस मुद्दे पर ये लॉ बनाएंगे, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है ना जो एक नया मुद्दा बन जाए जिसके बारे में हमने लिस्ट में बात ही ना की हो, तो उस पर कौन बनाएगा? तो उस पर यूनियन ही बनाती है, ठीक है जी। 511 आईपीसी रेजिड्यूरी, 511 आईपीसी रेजिड्यूरी कैसे हो गया? अच्छा हाँ, समझ गया, ठीक है, किस तरीके से बोलो। वैसे उसको रेजिड्यूरी बोला नहीं जाता, आपने उसको समझ लिया होगा ऐसे कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो 511 में दे देंगे पनिशमेंट। चलो हाँ, याद करने को कर सकते हो, समझ गया मैं आपका 511 का कॉन्सेप्ट। चलो अब सुनिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में। सर कौन सा टॉपिक हमने कहां से लिया है? ठीक है जी, इसमें चार्ट बना लीजिए, ठीक है, या आपके पास होंगे तो वहां से कंफर्म कर लेना, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने कहां से लिया? सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, प्रीएम्बल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इम्पीचमेंट हो सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का फंक्शन, उसके पावर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने एक ही कंट्री से लिए हैं। बहुत बढ़िया नवनीत मिश्रा जी, एक ही कंट्री से लिए हैं, दैट इज यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है जी। अब इसमें देखिए कुछ समझा, अब फंडामेंटल राइट्स को वहां पे बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, जिसको मैंने कल भी बताया था कि यूके में मैग्ना कार्टा बोलते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है जी। चलिए दूसरा सुनिएगा। आई होप कि इसमें तो एक्सप्लेनेशन की और जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको बस बना लो साथ साथ में। बल्कि एक और बात बता देता हूं, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि आप इसी लिस्ट पे, देयर कैन बी अदर टॉपिक्स एज वेल, कुछ ऐसे और भी टॉपिक हो सकते हैं 3-4 जो कि यूएसए से ही लिए हों, ठीक है। डन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स, ठीक है, मतलब फंक्शंस, पावर्स, वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारा कुछ। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो भी यहां पर ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ जी, ये पूछा जाता है इसीलिए करवा रहा हूं, और मुझे शौक थोड़ी ना है। ये आपके, अगर आपने किसी ने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे ना, तो वो बता देगा कि ये पीवाईक्यूज में उन्होंने देखे हुए इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक चार्ट और बनाइएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रूल ऑफ लॉ
रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो मैं पूछ सकता हूं, रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में गिवन है? हमारे यहां भी एक कैबिनेट होगी, कैबिनेट का सिस्टम होगा। सिंगल सिटीजनशिप सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप यूएसए में जाओगे तो वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, तो मतलब जिस स्टेट में मैं रह रहा हूं वहां की सिटीजनशिप और एक यूएसए, तो ड्यूअल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ आप दिल्ली में रहो, आप हरियाणा में रहो, आप केरला में रहो, सिटीजनशिप सबकी एक ही होगी, दैट इज इंडिया। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 14 इज द आंसर फॉर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लिए हैं ब्रिटिश कह लो या यूके कह लो, एक ही बात है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो टू फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट होंगी हमारे पास, एक पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है, मतलब लॉ से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी, कैबिनेट का सिस्टम होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी। ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हाँ जी, इसके साथ आप आर्टिकल 9 भी, बहुत बढ़िया खुशबू, इसके साथ आप आर्टिकल 9 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, रिट्स भी आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, बल्कि एक और कीवर्ड आता है, शायद आप उससे घबरा ना जाओ, ये भी ऐड कर लो। ठीक है जी, इसका मतलब होता है टू लेजिस्लेटिव हाउसेस, मतलब जिसको आप कहते हो ना अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो वैसे लिखवाना क्या है, तो मैं डिक्टेट ही कर देता हूं, लिख लीजिए एक बार। अगर आपके पास लिखा हुआ हो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखा हुआ तो ऐड कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटी फटाफट से, रशिया इज द करेक्ट आंसर, या इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। जिस टाइम पे लिए गए थे वो सोवियत यूनियन था, आज हम उसे रशिया कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि सर रशिया या सोवियत यूनियन, जब लिए गए थे वो सोवियत यूनियन ही था, आज हम उसे रशिया कहते हैं। तो आप स्लैश करके दोनों लिख लीजिएगा, रशिया स्लैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। डीपीएसपी बहुत बार पूछता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी आयरलैंड, आयरलैंड भी करेक्ट आंसर है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, ये वाले के लिए चार्ट बना लो, इसके लिए तो चार्ट ही बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, क्वासी फेडरल, अभी अभी डिस्कस किया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिडुअरी पावर्स रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया है। कहां से लिया है जी? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, प्रेसिडेंट साहब जब चाहे उनसे मशवरा ले सकते हैं, और जो कि बाउंड भी नहीं है उनके एडवाइस से। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, कहां से लिया है जी ये सब कुछ? इसका एक ही आंसर है, दैट इज कनाडा, कनाडा कनाडा कनाडा। ठीक है, चलिए आ जाए नेक्स्ट पे।
एक बार रिपीट कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिड्यूरी पावर रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर। ठीक है जी। एक और चार्ट बनाइएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स से भी रिलेटेड आपके प्रोविजंस हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ये सारा कुछ हमने लिया है जी ऑस्ट्रेलिया से। ये याद होना चाहिए सभी को, एक एक पॉइंट, इसमें अब समझने का कुछ नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया है जी, बताइएगा। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ही पॉइंट है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है। अभी अभी किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर रूल ऑफ लॉ जापान से लिया था, नहीं, रूल ऑफ लॉ इज फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, मतलब वही आपका ब्रिटिश। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, ये है ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो मैं पहले ही बता देता हूं, अलग अलग बुक्स ने अलग अलग दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी प्रोविजन का, एक कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, तो यहां पे दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम जर्मनी and this concept is from Government of India Act 1935। ठीक है जी। इवन आप इमरजेंसी प्रोविजंस में भी कई बार देखोगे कि दोनों लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं दिया है तो आप यहां पर भी इस प्रोविजन में भी जर्मनी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट ठीक है। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ लिबर्टी। इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, लिबर्टी आजादी, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। ठीक है, फ्रेटर्निटी भाईचारा। इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर मेरे पास 4 रोटी हैं और मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, सबको एक एक रोटी दी, दैट इज इक्वालिटी। लेकिन अगर किसी एक को ज्यादा भूख लगी हुई है, एक ने ऑलरेडी पहले खाया हुआ है, उनकी भूख के अकॉर्डिंग भी, दैट इज इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, कि हम एक रिपब्लिक देश बनेंगे, ये हमने लिया था जी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कह लो या फ्रांस कह लो। ठीक है, और बल्कि इसमें आप ना एक चीज और ऐड कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकता है कि सर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, सो ऑन, इन सारे के सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सारे के सारे रिवॉल्यूशंस थे ना, उन्हीं से उनकी कंट्रीज में वो सारे पॉइंट्स आए थे। और हमने ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली उन रिवॉल्यूशन से उन कंट्रीज में आए, उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में आए और वहां से हमने लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट कि हमारा भी कुछ लेना देना था वो जो दुनिया में जो रिवॉल्यूशंस आए। ठीक है, तो ये सारी चीज की लिबर्टी होनी चाहिए भाई, आजादी होनी चाहिए। इंसान बन के पैदा हुए हैं तो आप हमें स्लेव्स नहीं रख सकते। ठीक है, हम हमारे साथ इक्विटी होनी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है जी।
आई थिंक मेजर मेजर तो मैंने सारे ही आपको करा दिए हैं, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, लास्ट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। हाँ जी, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कौन सी कंट्री से लिया गया था? इक्वालिटी का मतलब, देखिए आयुष, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर, ठीक है। इक्विटी को मतलब होता है उनकी जरूरत के हिसाब से, दैट्स इट, ठीक है। जापान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, जापान इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा सबसे अच्छा एक चीज तो रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बना लीजिए, ये तो पहले सबसे पहले बनाना चाहिए था। पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी, सॉरी, फेडरल स्कीम, ये सारे फीचर्स कहां से लिए हैं जी हमने? और इसी में एक पॉइंट और ऐड करना है यहां पे, आई थिंक मैंने लिखा हुआ होगा, बिसाइड्स एंड मेनली, ठीक है जी। तो मतलब ये तो है ही, इसके अलावा भी और भी जो टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा हमने रेफर किया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है जी। तो ये चार्ट भी आपके पास होना चाहिए। चलो उसके बाद मेरे पास एक इंट्रोडक्शन में लास्ट क्वेश्चन है जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। लेट्स सी कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर, ठीक है। अनविशा, डू आई नीड टू रिपीट? बिसाइड्स एंड मेनली, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी, फेडरल स्कीम, ठीक है, डन। और ये इनका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक डिस्कशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक मिनट दीजिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्समेंट में किस डेट पर आया था? बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? बताइए। हाँ जी, काफी स्टूडेंट्स का गलत है। चलिए सुनिएगा ध्यान से।
26 नवंबर 1949, ठीक है, डन। अब दूसरा सवाल सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 को क्या क्या चीजें फोर्स में आ गई थी? कोमल जी सुनिए ध्यान से, इसीलिए पूछा, मुझे पता है कि नहीं पता होता, मैं क्लियर करूंगा, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नवनीत मिश्रा जी, काउंटिंग कम रह गई अभी भी? चलो सुन लीजिए, ये तो और भी स्टूडेंट्स का कम है। 16 आर्टिकल्स और आपका प्रीएम्बल, ये एनफोर्स हो गया था। आपके टोटल 16 आर्टिकल और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी दिन एनफोर्समेंट में आ गए थे। जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसके अलावा 16 आर्टिकल और प्रीएम्बल के अलावा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो आपका एनफोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। अब आते हैं सर, आप इसका सोर्स बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी यकीन नहीं हुआ है, ठीक है जी। कोई सोर्स बताना चाहेगा? पता होगा, एक दो स्टूडेंट्स को तो पता होगा। कैन एनीवन टेल मी द सोर्स, कहां पे लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया, आकृति, बहुत बढ़िया। नहीं, प्रियम्बल का तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, बाकियों का नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 394 ओपन कीजिएगा एक बार, आपके पास बेयर एक्ट होगा, फटाफट से एक बार आर्टिकल 394 देख लीजिए। उसका पहला वर्ड है दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल्स, तो वो आर्टिकल और बाकी आर्टिकल्स को मिला के 16 आर्टिकल्स और आपका एक प्रीएम्बल बनता है। प्रीएम्बल कब एनफोर्स होगा, ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, इस पूरी इंफॉर्मेशन का सोर्स अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं उसको कहूंगा कि भैया आर्टिकल 394 देख लो प्लस प्रीएम्बल को पढ़ लो। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत था। मुझे लगता है इस डिस्कशन के बाद क्लैरिटी हो गई होगी। क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है या क्लैरिटी मिल गई है, या मैं इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं? आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो ऑल क्लियर, और इफ यू वांट मी टू गो इनटू डिटेल, डिटेल इन द सेंस कि सर ये जब 26 नवंबर को हो गया था तो 26 जनवरी को जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। मिश्रा जी एक बार और कंटिन्यू करवाओगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। नवनीत मिश्रा जी मैंने दोबारा काउंट किए हैं, 15 आर्टिकल है, उसमें 394 को भी तो काउंट करोगे। 394 स्टार्ट कैसे हो रहा है? दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल्स, तो 15 आर्टिकल तो आपने गिन लिए, 394 को क्यों छोड़ रहे हो? तो उसको मिला के 16 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? डन, बहुत बढ़िया। आयुष का आंसर करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक किसी का रिपीट तो नहीं आया, मैं एक बार ये देख लूं, क्योंकि ये अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया है और नहीं पता है तो दिक्कत है। क्या बात है, किसी का भी रिपीट नहीं आया? इसका मतलब पता है क्या होता है? स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस वाला नहीं था। डिटेल स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और चले जाता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। सुनिएगा ध्यान से। प्रियंका गोयल एक बार स्टोरी सुनिएगा, मैं दोबारा से इस पूरे इसको कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। और ये मैं पता है क्यों करवा रहा हूं? मेरे एक्सपीरियंस में कम से कम भी नहीं तो 50 से ज्यादा बार आपका इसी चार्ट पे एमसीक्यू आ चुके होंगे। आप में से किसी ने पीवाईक्यू अगर देखे होंगे तो वो बता देगा सर ये दोनों, ज्यादातर 26 नवंबर वाली ही डेट वो पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए मैं इस चार्ट पर आया हूं। अब सुन लीजिए एक बार, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं पूरा का पूरा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ड्राफ्ट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया जा सकता था, लेकिन हमने तारीख चुनी 26 जनवरी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उस टाइम पे, जैसे कि प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, और वो जो आर्टिकल की लिस्ट आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे उस टाइम पे 1950 में सबसे बड़ा इशू सिटीजनशिप का, क्योंकि पार्टीशन 1947 में ही हुआ था। तो वो जो आर्टिकल्स थे ना, जो
इसमें 394 में जिसकी लिस्ट दी गई है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप उनको गो थ्रू करेंगे तो आप हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे कि भैया 1949 में इन आर्टिकल्स को जो है मेन फोकस, जो मेन जिसको कहते हैं ना लाइट में थे, इशू, बर्निंग इश्यूज थे, वो वही थे। तो इनको तो हमने 16 आर्टिकल मतलब 15 आर्टिकल की वो लिस्ट है, और 394 कितने हो गए, 16 आर्टिकल प्लस प्रीएम्बल, इसको एनफोर्स करा दिया 26 नवंबर को ही। अब बाकी का आर्टिकल हमने किया 26 जनवरी 1950 को। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। 1930 में 26 जनवरी 1930 को एक सभा हुई थी, और उस सभा में मांगा गया था पूर्ण स्वराज। जैसे कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट में जब हम आते हैं ना, नेगोशिएशंस चल रही थी ब्रिटिश के साथ, और वो नेगोशिएशंस क्या चल रही थी, उन्होंने पता है क्या कहा, तुम इंडिपेंडेंस का क्या करोगे, जो मेन है ना, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, वो हम रख लेते हैं, बाकी तुम रख लो। जैसे मान लो आज कोई सरकार बनती है हमारे देश में, तो वो सारी सरकार वही तो चलाती है सब कुछ, चाहे वो आपका होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फाइनेंस हो, सब कुछ। उन्होंने कहा जी पूर्ण स्वराज मत मांगो, कुछ चीजें हमें दे दो, कुछ चीजें तुम, मतलब वो कहते हैं ना मिली जुली सरकार, कि ब्रिटिशर्स हम भी चलाएंगे तुम भी चलाओ। तब उन्होंने 26 जनवरी 1930 को, आई थिंक कोई रिवर के किनारे, जिसने पढ़ा हुआ एक बार रिवर का नाम याद दिलाना, रिवर भी थी ना उसके किनारे, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि भाई मांगेंगे तो पूर्ण स्वराज मांगेंगे। रवि थैंक यू जी, इंडस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, लाहौर सेशन है ये सब, ठीक है। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है पूर्ण स्वराज मांगेंगे। अब उस दिन को इनको ना एम्बार्क करवाना था, ठीक है। अब जैसे मान लो आप जिस दिन जज बनोगे, ठीक है, वो दिन आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिन होगा ना, तो वो जो डेट होगी, हो सकता है आप उस डेट को हर साल सेलिब्रेट करो कि यार इस दिन मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। तो जो वो पूर्ण स्वराज वाली सोच थी, वो हमें कब मिली थी, उस तारीख को मिली थी। तो उस तारीख को एम्बार्क करवाने के लिए हमने चुना कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आएगा, और इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब अब जो भी हम करेंगे, अच्छा बुरा सही गलत जो भी करेंगे, अपनी सोच से करेंगे। आज हमारे देश को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, क्या हम सॉवरेन है? सॉवरेन मतलब अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो क्या हमें किसी भी कंट्री की, यूके की या किसी भी दुनिया की कंट्री की परमिशन लेने की जरूरत है? आंसर इज नो। हम जो चाहे, जो भी हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी होगी, जो भी डिसीजन होंगे, चाहे वो हमारे इंटरनल हो, चाहे वो हमारे यूएन की स्टेज पे, इंटरनेशनल लॉ स्टेज पे हो, वो हमारे डिसीजन होंगे, उस पर कोई और जो है उसका कोई लेना देना नहीं होगा। सो दैट इसलिए हम जो है अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। डन। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो फिर आप अगस्त ऑफर भी पढ़ सकते हो। कैबिनेट क्या था वो, एक टॉपिक और आता है इसमें कैबिनेट से रिलेटेड, एक सेकंड बताता हूं। अगर किसी को इससे भी डिटेल में जाना तो अगस्त ऑफर पढ़िएगा, जो कि बाद में फेल हो गया था। और एक टॉपिक और है मैं, जिसमें वो कैबिनेट बनाया गया था ना बाद में, अभी बता देता हूं, मैं देख के याद आ जाएगा मुझे। कैबिनेट मिशन, ठीक है, वो भी आपका फेल हुआ था। उसके कौन कौन से मेंबर्स थे, अब ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो ये अगर आप चाहें, जिसका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट क्या हो पढ़ ही लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन और आपका अगस्त ऑफर, ठीक है। तो आपको ये पूरी स्टोरी ना समझ में आएगी। एंड सो अब जिंदगी में कोई इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है कि इनकी डेट्स क्या थी क्या नहीं थी, क्योंकि जब मैं डेट लिख रहा था कम से कम 50 स्टूडेंट्स ने लिखा है सर ये गलत है। मतलब एक तो गलत और ऊपर से कॉन्फिडेंस है, तो उसमें भी मुझे ये अच्छा लगा। मैंने कहा कॉन्फिडेंस तो है कम से कम, मतलब वो शायद हाई होप कि वो कॉन्फिडेंस आपका इंटरव्यू में काम आए जब आप सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। डन, चलिए, तो सारा कुछ क्लियर है, चलो जी, डन। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अब आपके जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हो। कल से मैं स्टार्ट करूंगा आपका, कल हम प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स। आपके जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हो। सर इफेक्ट वाली जो बात होती है, मैं समझा नहीं स्वीटी, अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लिखा, आपने कहा सर इफेक्ट वाली जो बात होती है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, रीफ्रेज कर दो। नहीं, मुझे ना स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे को जिंदगी में 3-4 जगह बहुत फायदा किया है।
देखो लॉ एक ऐसी चीज है ना, इतना तो आपने भी कानून पढ़ ही लिया होगा ना, अगर मुझे गलत आंसर भी आता है फॉर द सेक ऑफ डिबेट तो हम कर ही सकते हैं ना। वो अलग बात है कि एजुकेटर के साथ यहाँ पे तो नहीं, लेकिन वो ना वो हमने कॉलेजेस में सबने किए होंगे, ठीक है, टू इम्प्रेस योर क्लासमेट्स, वो सभी ने, वो हर कोई करता है, लॉ स्टूडेंट्स तो खासकर मशहूर हैं इसके लिए, ठीक है, कि बात वो टीचर को प्रूव करना होता है क्लास में गलत, लेकिन वो कॉलेज लाइफ में होता है। यहाँ पे तो आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ तो ना ही करना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो अब रिपील्ड हो सकते हैं ना, तब तो रिपील्ड नहीं होंगे ना साक्षी। देखिए रिपील्ड में क्या पढ़ना, अगर इतना भी पढ़ना चाहते हो इसके लिए फिर रिसर्च करनी पड़ेगी साक्षी अग्रवाल थोड़ी, ठीक है, इसके लिए फिर गूगल का यूज करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ढूंढनी पड़ेगी, वहां से आपको पता लग जाएगा उसमें क्या था, ठीक है, ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है जी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि मेरे पास कोई पावर है लॉ बनाने की और वो मैंने आपको डेलीगेट कर दी, आपको दे दी कि आप बनाइए, उसे डेलीगेट, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में इतना नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप ये पढ़ेंगे। सर जो फैक्चुअल फैक्ट्स के क्वेश्चंस बता दो। प्रियंका क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ये मतलब मेरे पास भी जो लिस्ट होगी ना वो भी पूरी नहीं होगी। आप लिखना चाहते हो, बाकी स्टूडेंट्स बताइए, मैं दूं क्वेश्चंस की लिस्ट, क्वेश्चंस की क्या, फिर मैं आंसर्स की दे दूंगा। एक काम करते हैं, सुनिए, क्योंकि उसमें तो टाइम भी बहुत जाएगा। मेरे जो नोट्स है ना, अगेन ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इनकी मैं पिक क्लिक करके आपके साथ कल शेयर कर दूंगा, तो जो मेरे पास फैक्ट्स हैं एटलीस्ट वो आपके पास चले जाएंगे, आप उसमें फिर और भी अपना थोड़ा गूगल यूज करके, थोड़ा और इंटरनेट यूज करके और कर लेना, बट ये जो मेरे पास है ये तो आपको याद करने ही करने, ये तो मोस्ट बेसिक है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं ताकि डिक्टेशन में आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे, मैं आपको कल ये पिक क्लिक करके और ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मोनिका शर्मा देंगे आपको गुड न्यूज जल्दी, जुडिशरी की भी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हायर वन। जो ये पूछ रहे हैं 26 नवंबर डेट है, ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, आपका क्वेश्चन पढ़ लिया था। अच्छा सुनिए, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके कोई भी सवाल जो शायद क्लास में, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन मिस हो जाए, तो घबराना नहीं है, ठीक है। जिन जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है, क्लास में आंसर हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो आप अपने सवाल यहाँ पर भी भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, और ये आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, मुझे कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इंदिरा साहनी केस डिटेल, इंदिरा साहनी केस में तो बहुत सारी चीजें हुई थी। आप इंदिरा साहनी, आयुष, इंदिरा साहनी केस एक ऐसा केस है जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में फॉल करता है, तो आप इसमें मुझसे क्या पढ़ना चाहते हो वो एक बार बताइएगा, ठीक है। मैं पिक आपको इस स्लाइड में ही कल दिखा दूंगा, आपको जो ये पीपीटी अपलोड होती है क्लास के नीचे, कल की क्लास के नीचे पीपीटी आपको मिल जाएगी, उसमें होगी वो पिक जिसमें सारे फैक्चुअल चीजें होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, ठीक है। तो मेरा डिक्टेशन का भी टाइम बच जाएगा, आपका भी लिखने का टाइम बच जाएगा, बाद में आराम से लिख लीजिएगा। हाँ मेरी हैंडराइटिंग खराब है, वो पता ही होगा सबको, तो वो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। नमस्कार श्रीवास्तव, आपका क्वेश्चन है सर, अमेरिकन सेपरेशन ऑफ पावर इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब ये वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेलिवेंट नहीं है, ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस हम करते हैं जो पीएचडी वगैरह करनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दो कॉन्स्टिट्यूशंस की, दो डिफरेंट कंट्रीज की, ठीक है।
वहां पे सारी की सारी पावर्स हमने प्रेसिडेंट को दी हुई हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो मेनली सारी पावर्स आपके हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, विच इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बट डिफरेंसेस हैं, बहुत हैं, और सिमिलैरिटीज नहीं है। नवनीत मिश्रा, हाँ ये भी है, इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो मैं ऐड करा दूंगा। ठीक है, जतिन कुमार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा नहीं जाता है, ये पढ़ा नहीं जाता है, इसको रेफर ही किया जाता है इस टाइम पे जब हम बैग ऑफ बोरिंग्स वाला टॉपिक करते हैं। आप अगर इसको देखना चाहें तो एक बार गूगल पे टाइप करके फाइल को देख सकते हैं, दैट्स इट, कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, कितने सेक्शंस थे, क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, एंड सो ऑन, कब ये रिपील्ड हुआ, कब एनफोर्स हुआ था, ये चीजें आप देख सकते हैं। हाँ जी साक्षी, यू मे लीव अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। आकृति, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है आर्टिकल 14 में, जैसे फॉर एग्जांपल आकृति, अगर कोई मुझे आके कहे कि सर मैं मेट्रो में सफर कर रहा था, वहां पे वुमेन के लिए, डिफरेंटली एबल्ड के लिए, उनके लिए सीट रिजर्व थी, मैन के लिए रिजर्व नहीं थी, सर ये तो मेरे राइट टू इक्वालिटी का जो है ना वो वायलेशन हो गया, तब मैं उसको कहूंगा इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है ये। भैया कोई अगर स्पेशली एबल्ड है, किसी के पैर नहीं है, तो इसलिए उसके लिए सीट रिजर्व की है ना, वो खड़ा नहीं हो सकता, तो आप स्पेशली एबल्ड नहीं हो तो इसीलिए आपके लिए रिजर्व नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आदित्य जोशी, गुड बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मेरा तरीका है, मेरे को अगर कोई भी बुक परचेज करनी होती है तो मैं बुक स्टोर पे जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे 5 से 6 बुक उसको बोल देता हूँ जो सबसे फेमस है, मुझे दिखा दो, मुझे उसका साइज, उसकी लैंग्वेज, उसका इंडेक्स देख के जो बुक मुझे सही लगती है वो मैं ले लेता हूं। जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए आप JN पांडे की बुक यूज कर सकते हो या DD बासु की। अब DD बासु अगेन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बट अगर आपको लगता है आपके लिए ठीक है तो आप DD बासु भी यूज कर सकते हो, वरना सबसे स्टैंडर्ड मुझे लगती है JN पांडे इज, ना तो बहुत ज्यादा हाई फाई ना बहुत ज्यादा लो, तो मेरी रिकमेंडेशन JN पांडे की रहती है। एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की तो होनी ही होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक जैसे कि JN पांडे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने JN पांडे कहा है तो आप भी कहो सर भाई JN पांडे के अलावा तो पढ़ नहीं है, नहीं, आप जाके देखो, आपको लगे सर JN पांडे का तो साइज बहुत है तो पढ़ ही नहीं जाएगी, आप उससे और 2-3 बुक्स की एडवाइस ले लो और वहां पे फिर अपना डिसाइड कर लो। बुक कोई भी खराब नहीं होती यूजुअली। ठीक है, आयुष, इंदिरा साहनी मैं करा दूंगा, ओके डन, मुझे भी एक बार पहले पढ़ना पड़ेगा पूरा, अगर इंदिरा साहनी पूरी जजमेंट आपको पढ़ानी है तो। ठीक है, डन आयुष, तो डोंट वरी, जस्ट काम नाउ। मैं इंदिरा साहनी आपका मेरे ख्याल से रिजर्वेशन पर ही आएगा मेनली तो, ठीक है, तो मैं करा दूंगा इंदिरा साहनी। चंचल, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट ये हमने लिया है कहां से, फ्रेंच रेजोल्यूशन से। ठीक है, डन। हाँ जी पुरी जी, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी नवनीत मिश्रा, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने सोर्सेज भी यहाँ पे बताए तो थे आपको, ये देखो सोर्सेज में 394 प्लस प्रियम्बल, ये देखो इनके सोर्सेज। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बेयर एक्ट लैंग्वेज याद नहीं करनी है प्रियंका, बेयर एक्ट लैंग्वेज तो हमें याद नहीं हुई है पढ़ा पढ़ा के इतनी बार, बेयर एक्ट लैंग्वेज याद नहीं करनी है। इवन जब अगर मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स की पेपर चेकिंग की है, अगर किसी की बेयर एक्ट लैंग्वेज होती थी मैं तो सीधा 0 देता था, क्योंकि वो 99% या तो चीटिंग का केस है या फिर वो रट्टा मार रहा है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने होते हैं आर्टिकल से, दैट्स इट। ठीक है, आपको एज इट इज लैंग्वेज याद नहीं करनी होती, कॉन्सेप्ट याद करना होता है, एसेंशियल्स लेने होते हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है।
ठीक है जी। आयुष, मैंने अभी आर्टिकल 16 नहीं पढ़ा है, मैं इस तरीके से चीजें नहीं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 16 आपकी सबसे ज्यादा वो आ रही है डिमांड। मैं आर्टिकल 16 आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा, ठीक है, तो घबराओ मत, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आर्टिकल 16 को टच अपॉन भी नहीं किया है, ठीक है। तो लेट मी कम, कल आपका होपफुली कल की क्लास के बाद हम फंडामेंटल राइट्स पे आ जाएंगे, तो आपका 14 15 16, ठीक है। तो होपफुली शायद परसों या उससे नेक्स्ट क्लास में आपका आर्टिकल 16 हो जाएगा, और उसमें मैं आपका इंदिरा साहनी भी जजमेंट आपको करा दूंगा। जीनत, वहां पर अभी भी उन्होंने जो अपना मोनार्की सिस्टम है उसको एबॉलिश नहीं किया है, अभी भी वहां पे क्वीन का सिस्टम है। अब उन्होंने डिसाइड किया हमारा देश ऐसा होगा कि जहां पे पार्लियामेंट भी होगी, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, लेकिन क्वीन का रोल भी होगा। उनको रॉयल्टीज अभी भी आती हैं, और टू सम एक्सटेंट ये भी कहा जाता है कि एक तरीके से वो कंट्रोल भी करते हैं चीजों को। अब वो अगर एलिगेशंस कह लो या कुछ भी कह लो, बट हाँ, फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्वीन का सिस्टम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मोनार्की सिस्टम जो है, वो राजा का बेटा राजा बनेगा, वो अभी भी वहां पे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स आप वहां पे देखो जाके, आई थिंक ये 300 ए के बाद वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे है 304-5 आर्टिकल, देखो वो ट्रेड एंड कॉमर्स के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आप कल सिर्फ प्रियम्बल और पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाइएगा बस, ठीक है। दैट्स इट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मुझे अलग से सेशन लेना होगा, ठीक है। तो आई विल टेक अ सेशन डिफरेंटली फॉर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। आई थिंक टॉपिक वाइज ज्यादा बेटर रहेगा तनवीर, टॉपिक वाइज जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ठीक है जी। होमवर्क मैंने बता दिया है, आपको। आपको प्रियम्बल पढ़ना है, पार्ट 1 पढ़ना है और पार्ट 2 पढ़ना है, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, पीस।